बात करते हैं अब ड्रग टॉलरेंस की। ड्रग टॉलरेंस का मतलब होता है लॉस ऑफ एफिनिटी ऑफ द टारगेट बायोमोलिकुल्स ऑफ द माइक्रोऑर्गेनिज्म फॉर अ पार्टिकुलर एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स। यहाँ पर एफिनिटी जो होता है टारगेट मॉलिक्यूल्स का, किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, किसी पार्टिकुलर एंटी माइक्रो एजेंट्स का, वो डिक्रीज होता है एफिनिटी का। तो ड्रग टॉलरेंस में हम बात करते हैं कि ड्रग टॉलरेंस में क्या होगा। ई कोलाई डेवलप करता है आरएनए पॉलीमरेज डेट नॉट बाइंड टू द रिफाम्पिन। रिफाम्पिन आरएनए पॉलीमरेज पे ही बाइंड करता है, लेकिन ई कोलाई ने एक ऐसा आरएनए पॉलीमरेज बनाया है, एक म्यूटेंट आरएनए पॉलीमरेज, जिसपे कि रिफाम्पिन बाइंड नहीं कर पाता है, तो ड्रग टॉलरेंस होगा। पेनिसिलिन रेसिस्टेंस टू न्यूमोकोकाई स्ट्रेन हैव अल्टर्ड पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन। यहाँ पे भी ड्रग टॉलरेंस हो रहा है कि पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन का शेप ही चेंज हो गया है रेसिस्टेंस वाले बैक्टीरिया में, तो पेनिसिलिन से रेसिस्टेंस हो गया न्यूमोकोकल स्ट्रेन। ट्राइमेथोप्रिन रेसिस्टेंस ड्यू टू प्लाज्मिड मेडिएटेड सिंथेसिस ऑफ DHFR that has low affinity for ट्राइमेथोप्रिन। यहाँ पे भी हमने चर्चा की कि ट्राइमेथोप्रिन रेसिस्टेंस होता है प्लाज्मिड मेडिएटेड सिंथेसिस ऑफ DHFR का, इस कारण से लो एफिनिटी होता है ट्राइमेथोप्रिन का। सल्फोनामाइड रेसिस्टेंस बैक्टीरिया स्विच ओवर टू यूटिलाइजिंग परफॉर्म फोलिक एसिड इन प्लेस ऑफ सिंथेसिस इट फ्रॉम पाबा टेकन अप फ्रॉम द मीडियम। तो हम देखते हैं कि सल्फोनामाइड का मैकेनिज्म जो है वो पाबा कहते हैं पारा अमाइनो बेंजोइक एसिड, उस पे बेस्ड होता है। यदि पारा अमाइनो बेंजोइक एसिड का सिंथेसिस ज्यादा हो जाए तो सल्फोनामाइड का एक्शन जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि दोनों का जो स्ट्रक्चर देखोगे पाबा का और सल्फोनामाइड का वो एक जैसा ही स्ट्रक्चर है, ये दोनों एक ही तरह के एंजाइम से बाइंड करता है। तो पाबा को रोकने के लिए हमने सल्फोनामाइड बनाया है, लेकिन पाबा यदि ज्यादा कंसंट्रेशन में बन जाता है तो सल्फोनामाइड उस एंजाइम को बाइंड नहीं कर सकता है और पाबा ही बाइंड करेगा। तो पाबा यदि बाइंड करेगा तो फोलिक एसिड का जो सिंथेसिस है वो बैक्टीरिया में निरंतर होते रहेगा। तो हमारा काम था कि बैक्टीरिया में फोलिक एसिड के सिंथेसिस को रोक देना। यदि बैक्टीरिया के अंदर फोलिक एसिड का सिंथेसिस नहीं होगा तो उसके अंदर DNA, RNA या प्रोटीन का सिंथेसिस भी नहीं हो पाएगा, लेकिन हम ये नहीं कर पाए क्योंकि पाबा का कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया है। तो सल्फोनामाइड रेसिस्टेंस हो गया बैक्टीरिया का, मतलब सल्फोनामाइड का इफेक्ट अभी बैक्टीरिया पे नहीं पड़ेगा। अब बात करते हैं ड्रग डिस्ट्रक्शन की। ये भी एक बहुत प्रमुख है ड्रग रेसिस्टेंस के लिए। रेसिस्टेंस मॉलिक्यूल्स एलोबरेट एंजाइम व्हिच इनएक्टिवेट द ड्रग, मतलब ड्रग्स जिस एंजाइम से डिस्ट्रक्शन होता है वो एंजाइम का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। जैसे हम बात करते हैं बीटा लैक्टेमेज प्रोड्यूस बाय स्टाफाइलोकोकाई, हेमोफाइलस, गोनोकोकाई etc व्हिच इनएक्टिवेट पेनिसिलिन G। तो यहाँ पे हम अच्छी तरीके से चर्चा करेंगे। बीटा लैक्टेमेज जो है एक एंजाइम है, ये बीटा लैक्टेमेज स्टाफाइलोकोकाई से प्रोड्यूस होता है। हेमोफाइलस और गोनोकोकाई, ये जितने भी बैक्टीरिया है वो एक इस तरह का एंजाइम जिसे कहते हैं बीटा लैक्टेमेज। बीटा लैक्टेमेज एक ऐसा एंजाइम है जो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक, जिसके अंदर पेनिसिलिन और सिफोलोस्पोरिन आता है, जैसे क्लासेस आते हैं, यदि ये एंजाइम का कंसंट्रेशन बढ़ा देता है बैक्टीरिया तो वो पेनिसिलिन हो या सिफोलोस्पोरिन हो उसका डिस्ट्रक्शन कर देता है, क्योंकि एंजाइम होना नहीं चाहिए। आप यदि पेनिसिलिन दे रहे हो किसी बैक्टीरिया को जो आपके शरीर के अंदर है, तो हम यदि कंज्यूम करते हैं वो ड्रग्स, तो वो ड्रग्स बैक्टीरिया के अंदर चला जाता है और बैक्टीरिया के अंदर के जाने के बाद वो बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करता है। लेकिन यदि बैक्टीरिया ने बीटा लैक्टेमेज नामक एंजाइम बना दिया है तो वो हो सकता है कि ड्रग का डिस्ट्रक्शन कर दे और ड्रग इनएक्टिवेट कर दे। उसी तरीके से क्लोरोफेनिकोल जो है वो एसिटाइल ट्रांसफरेज, यदि किसी बैक्टीरिया जैसे ई कोलाई, H इन्फ्लुएंजा या S टाइफाई ने एसिटाइल ट्रांसफरेज नाम का एक एंजाइम बना दिया है, तो क्लोरोफेनिकोल जो है उसके एक्शंस को वो कहीं ना कहीं रिड्यूस करता हुआ देखा जाता है। अमाइनोग्लाइकोसाइड रेसिस्टेंस कोलिफॉर्म प्रोड्यूस एंजाइम व्हिच एडिनिलेट, एसिटाइलेट, फॉस्फोरिलेट स्पेसिफिक अमाइनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर अमाइनोग्लाइकोसाइड से रेसिस्टेंस डेवलप हो रहा है, तो कुछ एंजाइम है जैसे एडिनिलेज या एसिटाइलेट या फॉस्फोरिलेशन जो होता है, यदि ये प्रोसेस को यदि रोक दिया जाए, जो कि एंजाइम से ही होता है, तो इस कारण से अमाइनोग्लाइकोसाइड से
रेसिस्टेंस डेवलप हो सकता है, क्योंकि वो अमाइनो ग्लाइकोसाइड को एडिनिलेट, एसिटाइलाइज या फॉस्फोरिलेट कर देता है। तो यहाँ हम देखेंगे कि यहाँ एक सिंपल डायग्राम से समझाया हुआ है कि टारगेट पे यदि एंटीबायोटिक्स दिया है तो टारगेट पे एंटीबायोटिक बाइंड करना चाहिए, लेकिन बीच में यदि किसी तरीके का इंजाइम आ गया है तो इंजाइम्स ने एंटीबायोटिक्स को डिस्ट्रॉय कर दिया और टारगेट पे वो बाइंड नहीं हो पाया। तो सिंपल मैकेनिज्म है कि ड्रग का डिस्ट्रक्शन हो चुका है, ड्रग्स यहाँ पे एंटीबायोटिक्स है, तो ड्रग का यदि डिस्ट्रक्शन हो गया तो वो टारगेट साइट पे नहीं बाइंड कर सकता। दूसरा है ड्रग इम्परमिएबल, लॉस ऑफ पोरिन चैनल्स, लॉस ऑफ स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम में एक्वायर एनर्जी डिपेंडेंट ई फ्लक्स सिस्टम। तो यहाँ पे तीन तरह के मैकेनिज्म यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। पहला है लॉस्ट ऑफ पोरिन चैनल्स। तो हम देखेंगे इस स्ट्रक्चर में कि यहाँ पर दो तरह के मेम्ब्रेन बताए गए हैं, ओएम जिसे हमने कहा है आउटर मेम्ब्रेन और आईएम जिसे हमने कहा है इनर मेम्ब्रेन, और दोनों के बीच का जो स्पेस है उसे हमने कहा है पेरीप्लाज्मिक स्पेस। तो ये दो स्पेस को, दो मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए बैक्टीरिया का वो ड्रग्स इंटर करता है। हम देखेंगे कि ये ड्रग्स इंटर किया और फिर अंदर का जो इनर मेम्ब्रेन है उसे भी क्रॉस करता है। तो यहाँ पे तीन तरह के मैकेनिज्म काम करते हैं। पहला है, यहाँ ड्रग्स की बात करेंगे, पहला है कि पहले में यदि हमने ओएम मतलब कि आउटर मेम्ब्रेन्स पे किसी भी तरह का मेम्ब्रेन रखा ही नहीं है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है। दूसरा है कि आउटर मेम्ब्रेन पे यदि हम बात करें तो यहाँ पर बिल्कुल देखेंगे क्रॉसिंग लाइन दिखेगा यहाँ पे कि यहाँ पे ड्रग्स इंटर हो ही नहीं पा रहा है, या तो रहे ही नहीं या चैनल है लेकिन वो ड्रग्स को इंटर ना कर पाए, ये चैनल इनहिबिट हो जाए या चैनल का कंसंट्रेशन कम हो जाए। तो पोरिन चैनल जो है या तो रहे नहीं या उसका, या फिर वो ड्रग्स को इंटर ना करे या उसका कंसंट्रेशन कम जाए। क्योंकि यहाँ मैंने देखा है ऊपर वाले स्ट्रक्चर में जो नॉर्मल हवाल टाइप का है उसमें दो तरह के पोरिन चैनल्स दिखते हैं, लेकिन नीचे में सिर्फ एक ही तरह का एक ही पोरिन चैनल है। यहाँ भी एक ही पोरिन चैनल है, वो भी इंटेक नहीं कर पा रहा है। तो तीनों के तीनों म्यूटेंट है। यहाँ पे पोरिन चैनल लॉस हो गया है, यहाँ पे पोरिन चैनल जो है वो नैरो हो गया है, चैनल्स ड्रग्स इंटर नहीं कर पा रहा, और तीसरे में डिक्रीज हो गया एक्सप्रेशन, मतलब एक ही तरह का आपको दिखेगा आउटर मेम्ब्रेन में पोरिन चैनल्स। तो लॉस्ट ऑफ पोरिन चैनल्स जो है बहुत ही कम हो चुका है। दूसरा है लॉस्ट ऑफ स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो यहाँ पे स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी यदि कोई हो, स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम पोरिन चैनल्स के अलावा भी यदि वो भी लॉस्ट हो जाए तो ड्रग इम्परमिएबल हो गया, ड्रग्स बैक्टीरिया के अंदर जा ही नहीं पाया, और यदि वो बैक्टीरिया के अंदर इंटर नहीं करेगा तो हो सकता है कि ड्रग्स कहीं ना कहीं अफेक्ट ना देखें। दूसरा है एडेप्टिव रेसिस्टेंस, rapidly develops over 1 to 2 hours and irreversible within the 16 to 24 hours। एडेप्टिव में कहेंगे कि यदि रैपिड डेवलप होता है इसका मतलब 1 से 2 घंटे के अंदर वो रेसिस्टेंस हो गया, और यदि कहेंगे कि इरिवर्सिबल है रेसिस्टेंस मतलब 16 घंटे या 24 घंटे तक ही है तो वो रिवर्सिबल कहा जाएगा। रेसिस्टेंस बेस्ड ऑन द फिनोटाइपिक अल्टरनेशन इन द बैक्टीरिया। तो एडेप्टिव रेसिस्टेंस में रेसिस्टेंस जो होता है फिनोटाइपिक अल्टरनेशन होता है बैक्टीरिया के अंदर, इसमें कोई भी जेनेटिक चेंज नहीं इन्वॉल्व होते हैं। रिवर्सिबल डाउन रेगुलेशन ऑफ द एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ द एंटीबायोटिक्स। तो यहाँ हम देखेंगे कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ द एंटीबायोटिक्स का रिवर्सिबल डाउन रेगुलेशन होता है। यहाँ देखेंगे इननेट रेसिस्टेंस और एडेप्टिव रेसिस्टेंस, दो तरह का रेसिस्टेंस। तो हम देखते हैं कि एमएससी कॉम्प्लेक्स है और टीसीआर है, ये ड्रग्स जाके बाइंड करता है। तो यहाँ पे B7H7 ट्यूमर्स आप देखोगे कि यहाँ पर एडेप्टिव रेसिस्टेंस में ड्रग्स जाके बाइंड किया, और इननेट रेसिस्टेंस में बिल्कुल एक्ट नहीं कर रहा है। एडेप्टिव में होगा कि कुछ समय के बाद ये एक्ट करना बंद कर दिया, टी सेल इंड्यूस होता है B7H7 अप रेगुलेशंस, तो यहाँ पर ये रेसिस्टेंस डेवलप होता है। क्रॉस रेसिस्टेंस का मतलब होता है मोर कॉमन जो ड्रग्स हैं जो केमिकली या मैकेनिकली एक दूसरे से रिलेटेड है तो वो एक दूसरे का रेसिस्टेंस कॉज करेंगे। यहाँ पे वन माइक्रोबियल एजेंट्स कन्फर्मिंग रेसिस्टेंस टू द अदर माइक्रोबियल एजेंट्स। सपोज करो कि हमने कहा टू वे रेसिस्टेंस की बात की क्रॉस रेसिस्टेंस में, इरिथ्रोमाइसिन और क्लिंडामाइसिन। यदि इरिथ्रोमाइसिन किसी ड्रग्स पे एक्ट नहीं कर पा रहा है, उससे रेसिस्टेंस हो गया कोई बैक्टीरिया, इरिथ्रोमाइसिन किसी बैक्टीरिया पे एक्ट नहीं कर पा रहा है और बैक्टीरिया जो है इरिथ्रोमाइसिन से रेसिस्टेंस हो चुका है,
तो क्लिंडामाइसिन भी उस पार्टिकुलर बैक्टीरिया को अफेक्ट नहीं कर पाएगा। इसे कहते हैं टू वे रेसिस्टेंस। वन वे रेसिस्टेंस में कहते हैं कि न्यूमाइसिन रेसिस्टेंस होता है इंटेरोबैक्टीरियेसियाई का में रेसिस्टेंस टू द स्ट्रेप्टोमाइसिन, पर स्ट्रेप्टोमाइसिन का यदि रेसिस्टेंस होगा तो हो सकता है कि न्यूमाइसिन उस पर एक्ट करे। तो यहाँ कहते हैं वन वे कि न्यूमाइसिन का रेसिस्टेंस था तो स्ट्रेप्टोमाइसिन भी रेसिस्टेंस कॉज किया, लेकिन यदि स्ट्रेप्टोमाइसिन से रेसिस्टेंस कोई ड्रग है तो हो सकता है न्यूमाइसिन उस पर एक्ट करे। इसे कहते हैं वन वे रेसिस्टेंस। अब हम बात करेंगे कि कैसे हम ड्रग रेसिस्टेंस से प्रिवेंस कर सकते हैं, कैसे बचा जा सकता है। उसके कुछ उपाय है कि नो इनडिस्क्रिमिनेट और इनएडिक्वेट और अनड्यूअली प्रोलॉन्ग यूज ऑफ एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स शुड बी मेड। कि एंटी माइक्रोबियल्स का हम कभी अनड्यूअली प्रोलॉन्ग यूज ना करें, इनएडिक्वेट कंसंट्रेशन में ना ले या इनडिस्क्रिमिनेशन में ना ले। प्रीफर करें रैपिडली एक्टिंग और सेलेक्टिव एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स को, जैसे हम कहते हैं नैरो स्पेक्ट्रम्स। यूज कॉम्बिनेशन ऑफ एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स व्हेन प्रोलॉन्ग थेरेपी इज नीडेड, जैसे ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस की बात करें जाएंगे तो यूज ऑफ एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स व्हेन प्रोलॉन्ग थेरेपी इज नीडेड, जब प्रोलॉन्ग थेरेपी जरूरत होती है तब हम ट्यूबरकुलोसिस को हम यूज करना है। ट्यूबरकुलोसिस का प्रोलॉन्ग थेरेपी, जैसे ट्यूबरकुलोसिस कम से कम 6 महीनों तक यूज किया जाता है। तो हम ये नहीं कि ट्यूबरकुलोसिस को हमने 10 या 15 दिन का ड्रग्स ट्यूबरकुलोसिस का यूज किया फिर से छोड़ दिया। यदि हमने दोबारा यदि ड्रग्स को यूज किया है तो ड्रग्स हो सकता है कि उस पार्टिकुलर माइकोबैक्टीरियम पे एक्ट ही ना करे। तो ट्यूबरकुलोसिस का जो कोर्स है 6 मंथ का, वो पूरा करना चाहिए और डिपेंड अपॉन द WHO गाइडलाइंस। नोटोरियस ऑर्गेनिज्म इन्फेक्शंस मस्ट बी ट्रीटेड इंटेंसिवली, ये बहुत जरूरी है कि इसे हम करें। तो कुछ उपाय बताए गए हैं इसमें कि हमने ड्यूरेशन, जितना प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन यदि कोई ड्रग्स का है तो उसे प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन यूज करना है, बीच में छोड़ना नहीं है। और कोई ड्रग्स को यदि प्रोलॉन्ग यूज नहीं करना है, किसी किसी एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स को, तो नहीं यूज करना है उसे। तो हम जान लें कि किस ड्रग्स को प्रोलॉन्ग यूज किया जाता है। प्रोलॉन्ग यूज करने वाले ड्रग्स में ट्यूबरकुलोसिस वाला ड्रग आता है जिसे प्रोलॉन्ग यूज किया जाता है। धन्यवाद आप लोगों का लेक्चर अटेंड करने के लिए। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर द फर्दर lecture।